Good afternoon, students. Our subject is language across the curriculum, and today's topic is thinking या चिंतन। चिंतन की जो इम्पोर्टेंट परिभाषा हमारे सामने आती है वो है कॉगन तथा हॉमेन के अनुसार। ये कहते हैं प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। अब ये हुई डेफिनेशन की बात, लेकिन आखिर हम कैसे समझेंगे कि चिंतन होता क्या है। तो इसमें तो बताया गया है चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत समस्या सामने होने से ही होती है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है या हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो हम सोचते हैं कि किस प्रकार अपना लक्ष्य प्राप्त करें, आखिर इस समस्या का समाधान कैसे करें। तो इस समस्या का समाधान जब हम करते हैं या सोचते हैं इसके लिए कुछ, तो इसी के लिए चिंतन कहा जाता है। नेक्स्ट है चिंतन में सभी भिन्न भिन्न पहलुओं के समाधान को एक साथ संयोजित किया जाता है। चिंतन को पहले हम अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं, फिर जो हमने अलग अलग समाधान निकाले हैं उसे संयोजित या इकट्ठा करके रखेंगे, फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इससे कहा जाता है कि समय एक साथ संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है चिंतन में गत अनुभूति शामिल होती है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस, इसमें पास्ट एक्सपीरियंस भी शामिल होते हैं। पास्ट में जो भी हम इस प्रकार की किसी समस्या से गुजर चुके हैं तो वो जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है वो हमें हेल्प करता है इस समस्या का समाधान करने के लिए। नेक्स्ट है प्रत्येक चिंतन का उद्देश्य समस्या को सुलझाना होता है। प्रत्येक चिंतन का एक उद्देश्य होता है कि समस्या को सुलझाना ही है। चिंतन का लक्ष्य ही ये कहता है कि हमारे सामने जो समस्या है वो किसी न किसी तरह से सुलझ जाए। नेक्स्ट है समस्या समाधान की विधि प्रयत्न व भूल विधि का एक उदाहरण है। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो जितने भी तरीके हमें आते हैं, हम अनेकों तरीकों से उस समस्या का समाधान करते हैं और फिर कोई एक तरीका उसमें से फिट बैठ जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि चिंतन भूल और प्रयत्न विधि पर आधारित है। नेक्स्ट है सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सभी चिंतन का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। बिना लक्ष्य के हम कोई भी चिंतन नहीं करते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर है चिंतन में भाषा, प्रतीक तथा प्रतिमाओं का काफ़ी योगदान है। जब हम चिंतन कर रहे हैं या तो हम भाषा के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएंगे या प्रतीक तथा प्रतिमा से, तो इनका काफ़ी योगदान रहा है चिंतन में। अब हम बात करते हैं सिंपली कि चिंतन होता क्या है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके सहारे प्राणी किसी समस्या का समाधान करता है। ये सरल भाषा में समझने के लिए है। कोई भी प्राणी, पशु या मानव इस प्रोसेस में समस्या का समाधान कर पाता है। अब बात करते हैं हम चिंतन के प्रकारों की। चिंतन के प्रकार, जैसा कि जिम्बार्डो तथा रुक ने बताया है कि चिंतन दो प्रकार के होते हैं, स्वलीय चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। स्वलीय चिंतन को ऑटिस्टिक थिंकिंग और यथार्थवादी चिंतन को रियलिस्टिक थिंकिंग बोला जाता है। स्वलीय चिंतन में क्या होता है, काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति। इसमें काल्पनिक विचारों को सोचेगा और अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्त करेगा। फिर जैसे कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है, उसने स्वप्न देखा, तो स्वप्न देखने के बाद में उसने स्वप्न में तो काल्पनिक बातें आई उसकी और उसने अभिव्यक्ति की उसकी अपने स्वप्न की और सबको बताया कि आज मैंने ये सपना देखा। इसका दूसरा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कोई छात्र है, वो इमेजिनेशन किए जा रहा है
वो ये इमेजिनेशन करता है कि वो बड़े होकर हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, हमारे पास कार होगी, हम यहाँ घूमेंगे, हम वहाँ घूमेंगे। बट उसके लिए अभी कोई प्रयास नहीं कर रहा है वो, क्योंकि अभी वो स्टूडेंट है, वह कल्पनाओं में जी रहा है। उसकी जो इच्छाएं हैं वो उसे पूरा करना चाहता है और उसी की अभिव्यक्ति वो कर रहा है। तो ये हुआ स्वली चिंतन। फिर है यथार्थवादी चिंतन, जो कि वास्तविकता से संबंधित होता है। अब इसमें वो कल्पना नहीं करेगा, इसमें वो वास्तविकता में रहेगा। जैसे सच जो आपके सामने चल रहा है, आप जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपकी कार खराब हो गई है। अब आप कुछ कल्पना थोड़ी करेंगे, आप उसका सल्यूशन या हम उसका सल्यूशन यथार्थवादी दृष्टि से सोचेंगे। जैसे क्या पता इसका इंजन खराब हो गया हो या इसके खराब होने का कोई अन्य रीजन रहा हो, तो हम उस चीज़ को यथार्थवाद से लेके चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यथार्थवादी चिंतन को 3 भागों में बांटा गया है: अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी बोलते हैं। निगमनात्मक चिंतन में क्या होता है, नियम उदाहरण, पहले नियम आएगा फिर उदाहरण निगमनात्मक में। फिर निगमनात्मक चिंतन में क्या करता है कि तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष तक पहुंचेगा और इसमें गत अनुभवों का भी उपयोग कर लेगा। इसमें बच्चा जो होता है तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है और अपना माइंड नहीं लगाएगा और पुराने अनुभव भी इसमें योगदान देते रहेंगे। जैसे हम किसी बच्चे से पूछते हैं 5 की गुणा अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, या 5 दूनी कितना होगा, तो बच्चा कह देगा 10, क्योंकि उसे तथ्यों के आधार पर पता है कि 5 दूनी 10 ही होते हैं। या फिर हम बच्चे से कहेंगे किसी राष्ट्रपति का नाम या किसी प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो वो तुरंत से उत्तर दे देगा, क्योंकि उसके माइंड में रटा हुआ चल रहा है वो। और अगला आता है सृजनात्मक चिंतन या आगमनात्मक चिंतन। इसमें क्या है, बच्चा अपनी ओर से भी कुछ नया जोड़कर निष्कर्ष दे देगा। जैसे हम बच्चे से कहेंगे कलम की क्या उपयोगिता है, कुछ उपयोगिता बताइए, तो वो कलम की उपयोगिता बताएगा। और फिर जो उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि कलम कैसी है, कैसे उसे हेल्प करती है, वो अपने आप से जोड़कर भी कुछ उसमें बता देगा। तो इसे कहते हैं सृजनात्मक चिंतन, वो कुछ सृजन स्वयं से भी करेगा। नेक्स्ट है आपका आलोचनात्मक चिंतन। इसमें गुण दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना होता है। जैसे मेरे बारे में किसी ने कुछ बोला और मैंने उसे स्वीकार कर लिया, तो बोला जाएगा इनका आलोचनात्मक चिंतन जो है, आलोचनात्मक चिंतन का गुण इनमें नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे लिए कुछ बोलता है और मैंने उसका इवैल्यूएशन किया गुण दोष के आधार पर, फिर निष्कर्ष निकाला कि ये बात सही है या नहीं है, तो बोला जाएगा इनकी जो आलोचनात्मक चिंतन है उसकी पावर बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका चिंतन के साधन। तो आपके चिंतन के साधन में 4 आपके चिंतन के साधन है। नंबर 1 प्रतिमा, नंबर 2 भाषा, फिर है आपका संप्रत्यय, फिर है प्रतिज्ञप्ति। प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति। प्रतिमा में पहले जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे सामने प्रतिमा बनती है कोई, फिर भाषा के माध्यम से हम दूसरों को अभिव्यक्त करते हैं, फिर इन सब से हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनता है। माना फिर नेक्स्ट है आपका, माना आपने कहा लाल किला दिल्ली में है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन इसमें 2 कॉन्सेप्ट हो गए। जैसा कि प्रतिज्ञप्ति में कहा जाता है, प्रतिज्ञप्ति क्या करती है, 2 कॉन्सेप्ट को मिलाकर बोला जाता है प्रतिज्ञप्ति में। जैसे कहा आपने लाल किला दिल्ली में है, तो ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए, और इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर जोड़ दिया तो एक प्रतिज्ञप्ति तैयार हो गई, तो इसे कहते हैं प्रतिज्ञप्ति। ये थे चिंतन के साधन जो चिंतन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है चिंतन में। सो थैंक यू।